डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम भी होने वाला है। हम सभी लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन हमारा प्रिपरेशन का एक टेस्ट होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी में वो क्षमता है कि हम बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि बेहतर परिणाम देने के लिए सही कंटेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम टेक्स्ट मैसेज को भी बाई बुक रीड कर सकते हैं और सुविधा के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर कर करके बेहतर टीचिंग ले सकते हैं। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और हम एवरीडे केमिकल रिएक्शन से अवगत होते हैं। हम केमिकल रिएक्शन के बारे में ये जानते हैं कि हम द नेचर एंड द आइडेंटिटी में क्या देखते हैं कि उसके कभी कलर चेंज कर जाते हैं, कभी उसका स्टेट चेंज कर जाते हैं। तो कभी कभी हम रिएक्शन का रिजल्ट ये पाते हैं कि अगर दो कंपोनेंट के बीच में, रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में यदि रिएक्शन हो और उससे कुछ गैस निकल रहा हो, तो हम मानते हैं कि ज़रूर ये दोनों कंपोनेंट के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब एक टर्म आ रहा है रिएक्टेंट एंड रिएजेंट, या उसी को हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, जब हम दो रिएक्शन मिक्सचर को लेते हैं, एक लेते हैं लार्ज अमाउंट में, वो रिएक्टेंट्स कहलाता है, और दूसरा हम उस लार्ज अमाउंट को रिएक्टिव बनाने के लिए जो मटेरियल लेते हैं जो कम मात्रा में होता है, उसको रिएजेंट्स कहते हैं। जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में प्रॉपर मीडियम में हम रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक प्रोडक्ट जो हमारा डिजायर है जिसको हम बनाना चाहते हैं, और डिजायर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं वो बनता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में अदर चीज़ें भी बन जाते हैं, उसको हम लोग साइड प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब रिएक्शन में हमारा चार टर्म आ रहे हैं। एक रिएक्टेंट होगा जो हम लार्ज अमाउंट में लेंगे रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा रिएजेंट होगा जो ट्रेसेस अमाउंट में होंगे, जो रिएक्टेंट को एक्टिव बनाएंगे रिएक्शन करने के लिए। और उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो जिसको हम डिजायर, मतलब जिसको बनाना चाहते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट हुआ। और जिस चीज़ को बनाना नहीं चाहते हैं लेकिन वो बन जाता है, उसको साइड प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम जैसे देखते हैं कि रिएक्शन में मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। ये हर एक स्टूडेंट इससे अवगत होते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जितने भी साइंस के लैब होते हैं सबसे पहले ही जला के दिखाते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन एक होता है, उसको जब हम इग्नाइट करते हैं या उसको जब हम जलाते हैं तो डिजली लाइट देता है और स्मूथी साउंड भी देता है, फर 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 की आवाज़ आती है। तो ये हमारा देखो रिएक्शन है कि मैग्नीशियम सॉलिड था, जब रिबन है तो स्वाभाविक है वो सॉलिड के स्टेट में है, और हमारा ऑक्सीजन गैस है, और ये रिएक्शन जब हुआ तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, राख के रूप में बच जाता है। दीपावली के समय में जो छुरछुरी हम छोड़ते हैं वो मैग्नीशियम ही होता है। उस मैग्नीशियम को जब हम थोड़ा सा रब करते हैं, रब करने के बाद जब उसको हम क्या करते हैं, कैंडल के पास ले जाते हैं, तो जब वो जलता है तो पर पर की आवाज़ आती है और उससे कलरफुल लाइट निकलता है। तो वो हमारा क्या है, मैग्नीशियम का ही एग्जाम्पल्स है। आप फिर देख रहे हो जिंक को हम क्या करते हैं कि अगर हमारा डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब क्या हुआ, एसिड में हम अधिक मात्रा में जब पानी मिला देते हैं, मतलब एसिड कम और पानी ज़्यादा जब लेते हैं तो उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और उसमें जब हम जिंक का कुछ ग्रेन्यूल्स को डालते हैं, मतलब जिंक क्रिस्टल को डालते हैं तो मेरा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। और आप बनाना चाह रहा था अगर मान लो जिंक सल्फेट, तो ये जिंक सल्फेट प्रोडक्ट कहलाएगा, और एक्स्ट्रा में जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो साइड प्रोडक्ट कहलाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो जिंक मेरा रिएक्टेंट है
और ये जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारा क्या चीज़ है, वो हमारा रिएजेंट है। और ये एरो बताता है कि अब ये दोनों रिएक्ट करके नया चीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग जिंक सल्फेट हुआ मेन प्रोडक्ट हुआ, और हाइड्रोजन गैस हमारा साइड प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो क्या पाते हैं, केमिकल इक्वेशन। जब भी हम दो केमिकल के बीच में, मतलब रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उसको हम राइट कैसे करेंगे ये इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ठीक है, हमने तो छुरछुरी को छोड़ दिया तो देखा कि ऐसा लाइट निकल रहा है, और छुरछुरी जलने के बाद क्या देखते हैं कि वो जो कॉपर वायर के ऊपर मसाला लगा हुआ था, मैग्नीशियम लगा हुआ था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया। अब उसको अगर हम ठंडा होने के बाद ऐसे ऐसे उसको क्या करते हैं, मलते हैं, तो वो पानी के जैसा, राख के जैसा मटेरियल हमारे हाथ में चिपक जाता है। वो क्या है, वो क्यों नहीं जलता है, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम फर्दर जला नहीं सकते। मतलब क्या हुआ कि जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन में रिवर्स नहीं हो सकता है, जलाने के बाद नहीं, बल्कि हमको और एक लंबी रिडक्शन प्रोसेस में जाना होगा, तभी ये फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग होंगे। इसी तरह से हमने देखा क्या, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो जिंक सल्फेट बना। लेकिन देखो, हम इस चीज़ को अगर ऐसे बोलें तो इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति कोई बता रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम क्या किए, इसको सेंटेंस के फॉर्मेट में लिख दिए, तो वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लंबा चीज लिखना होगा। मान लो उसमें और कोई मीडियम वगैरह डाला हुआ है, या कोई टेम्परेचर या हीट की कंडीशन है, तो लिखोगे तो वो पैराग्राफ में चला जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम मैग्नीशियम आए प्लस का मतलब मैथमेटिकल सिंबल लेते हैं, मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, तब थोड़ा इससे क्या होगा, साइज छोटा हो गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम उसका प्रॉपर वर्ड लिख दें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये भी वर्ड के रूप में लिखना है, लंबा लग जाएगा, ज़्यादा टाइम्स लगेंगे। और अगर हम उसी का मैग्नीशियम का सिंबल हमको मालूम होता है, मैग्नीशियम का सिंबल लिख दें, और वो मैग्नीशियम किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस में है, अगर उसको सबस्क्रिप्ट के रूप में एस मीन्स सॉलिड, एल अगर लिखा हुआ है मीन्स लिक्विड, यदि ओ लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है मीन्स गैस लिखे हुए हैं, अगर इस तरीके से हम लिखें कि उसका सिंबल लिखें, साथ ही साथ उसका स्टेट का भी अगर हम मेंशन कर दें, तो हमारा जो रिएक्शन का इक्वेशन होगा वो काफ़ी एडवांस होगा। और ये प्रॉपर तरीका केमिकल रिएक्शन को लिखने का है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम किसी भी रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसके इक्वेशन में हम उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लिखते हैं। यदि कोई एलिमेंट है तो हम एलिमेंट के सिंबल को लिखते हैं, और यदि मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखते हैं, और उसके बीच में क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है ना, वो भी हम मेंशन कर देते हैं, और वो कितना हीट रिलीज कर रहा है या हीट गेन कर रहा है, ये सब चीज़ भी हम रिएक्शन इक्वेशन में लिखते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको कॉपी पर हम कैसे लिखेंगे, वो तरीका को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम अगले पेज पर आते हैं तो क्या पाते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जो हमारे मासेस हैं, जैसे आयरन जितना ग्राम है, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही आयरन होना चाहिए, उतना ही ग्राम होना चाहिए। ऑक्सीजन हमने जितना मात्रा में यहाँ लिया है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में भी उसकी मात्रा उतना ही होना चाहिए। तो और ये हमारा केमिकल कंजर्वेशन का लॉ है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है, केमिकल रूल्स हैं कि मास रिएक्टेंट के साइड में जो मॉलिक्यूल या एलिमेंट का मासेस हैं वही मास प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि
ये चीज बैलेंस करने के लिए, मतलब देख लेते हैं अगर कि यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1, का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इसी तरह से क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन 1 है। तो हमको क्या करना है, एटम को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना है। मतलब हमको अपने आप को तैयार करना है कि भाई जितना जिसकी संख्या उस संख्या को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिएक्शन ये बैलेंस्ड है। फिर अगर हम आगे इस रिएक्शन में आते हैं कि देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन है। कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो बड़ा सिंपल है कि हम नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और फिर हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक चीज़ और देखना है कि यही अमोनिया ये टूट कर करके क्या बन सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन सकता है। तो हम ऐसे सिंबल को जिसको हम इसको हम इस तरीके से लिखते हैं जिसको हम लोग रिवर्सिबल साइंस बोलते हैं, रिवर्सिबल साइन। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट कर करके एक विशेष कंडीशन पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और यदि कंडीशन मेरा चेंज हो जाए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को अगर हम चेंज कर दें तो यही प्रोडक्ट पुनः टूट कर करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो यदि हम इसको क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया कितना 6 और इधर हाइड्रोजन कितना है 3। अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से अब सोच कर करके सेट कर दें तो हाइड्रोजन यदि हम 3 ऐड कर देते हैं तो देखिए इधर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, इधर भी नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6 हो जाता है। ये रिएक्शन मेरा क्या है, बैलेंस है। इसी तरीके से हम आयरन को देखते हैं और H2O हम क्या लिए, गैसियस फेज में लिए। ये चीज़ को ध्यान देना है कि यदि हम आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो उसका प्रोडक्ट कुछ और होगा, वो Fe2O3 बनेंगे, है ना। उसका कलर जो होगा वो रेड ब्राउन होंगे या ब्लैक ब्राउन हो जाएगा कुछ देर के बाद। लेकिन यदि उसका रिएक्शन स्टीम के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट मेरा Fe3O4 होगा। ज़्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये समझते हैं कि आयरन का रिएक्शन H2O के साथ हो रहा है तो Fe2O3 बनेंगे या FeO बन जाएंगे, लेकिन नहीं। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, या तो वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं या वन सेंटेंस के रूप में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्रायः किसी न किसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आता है और बच्चे ये गलती कर देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ होता है कि आयरन का रिएक्शन यदि वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ होगा तो सिंपल एक प्रोडक्ट आपका FeO या Fe2O3 बनेंगे। लेकिन यहाँ क्या बन रहे हैं, Fe3O4 बनेंगे, है ना। और इसकी नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक होगी। इसका कलर भी क्या होगा, उस प्रोडक्ट फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड से अलग होंगे। इस चीज़ को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ आयरन का रिएक्शन जब हम स्टीम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 बनेंगे, ये तो सॉलिड होंगे ही, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि यहाँ देखो आयरन 3 है, यहाँ आयरन 1 है, मतलब आयरन बैलेंस नहीं है। यहाँ देखो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो हमको क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। तो देखना है, सबसे सिंपल तरीका है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बैलेंस करने की तरीका है कि ऑक्सीजन कहीं घट रहा है तो हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है उतना H2O उसमें ऐड कर देना है। मतलब यहाँ देख रहे हो H2O में 1 है और यहाँ 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा 4H2O, मतलब ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया 4। अब आयरन कितना है 3, तो यदि हम आयरन यहाँ 3 कर देते आयरन भी बैलेंस हो गया। कितना चीज़ बैलेंस हो गया, मतलब आयरन भी मेरा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन अभी बाकी, हाइड्रोजन यहाँ 8 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो यदि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से हम इस रिएक्शन में
जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हुए थे वो सारे एटम को हमने बैलेंस कर लिया। और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना, साइड प्रोडक्ट क्या बना, रिएक्टेंट का था कितना था, कितनी मात्रा में थी, है ना, रिएजेंट कितनी मात्रा में थी, उसको हमने बना लिया। फिर देखते हैं आयरन का रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन जस्ट इसके बाद लिखे हैं, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की बात है कि देखो यहाँ आयरन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंट में हम क्या किए हैं, सबसे पहले तो Fe3O4 बनेगा, लेकिन इससे पहले FeO बनेंगे। ये कलर, ये जो हमारा होता है लाइट रेड होता है, क्या होता है, लाइट रेड होता है, मतलब थोड़ा सा लाइट रेड ब्राउन होता है, लाइट रेड ब्राउन होता है, मतलब ब्राउन कलर का तो रेडिश होगा ये लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, इसमें चमक होगा। लेकिन यही जब लंबे समय के लिए छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली Fe2O3 में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो जब भी आप देखते हो कि जब कोई लोहे के सामान प्लांट से लाते हो तो उसका कलर ब्लू कलर का होता है। जैसे देखते हो ट्रैक्टर के ऊपर छड़ आते हैं तो उसका कलर देखोगे ब्लू कलर का होगा, लेकिन जब उसको ट्रैक्टर से नीचे गिरा दोगे और 2-4 दिन तक शीत में रह गया या मॉइस्चर में रह गया तो देखोगे कि वो रेड के ऊपर रेड रेड कलर का, मतलब ईंटा का जो कलर होता है उस कलर का उस पर कलर आ जाता है। उसको हाथ से टच करोगे तो तुम्हारा पूरा हाथ जो होगा क्या होगा, रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो जो आयरन था वो अब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया, मतलब Fe2O3 हो गया, मतलब अब वो आयरन प्योर नहीं रहा बल्कि वो इम्प्योर हो गया। वो आयरन का स्ट्रेंथ अब नहीं होगा, अब वो आयरन क्या होगा, वीक हो जाएंगे। मतलब अगर Fe2O3 मतलब पुराना खिड़की वगैरह है या लोहा का सामान है तो उसको तुम हाथ से टच करोगे या पकड़ोगे देखोगे बालू जैसा भुर 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 टाइप के मटेरियल्स गिरते हैं। मतलब ये आयरन देखो हार्ड हैं, ये आयरन क्या है, सॉफ्ट हो गया, जिसको हम हाथ से भी मल सकते हैं, मस सकते हैं। तो हमारा नेचर क्या गया, बदल गया। ये हमारा क्या था, ब्लू कलर का, और ये क्या हो गया, रेड ब्राउन रेड या डिप रेड कलर, डिप रेड या ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन आपस में हो कर करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और प्रोडक्ट में क्या होता है, कलर भी चेंज कर रहा है ना, गैस भी इवॉल्व हो रहा है ना। तो ये हमारा चेंजिंग, मतलब जब भी रिएक्शन होता है तो हमारा केमिकल का नेचर बदल जाता है। ये आपने देखा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब देखो यहाँ भी बैलेंस करने की बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिएक्शन जब हम H2 के साथ करेंगे तो CH3OH बनेगा। देखो कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन उधर 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो अगर हम 2 से केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिएक्शन मेरा बैलेंस है। बस ये देखना है कि क्या चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ों को आप ऐड कर दोगे तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस में ये काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके बीच में हम लिखें कि इसका स्टेट क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस मतलब ये हुआ कि जब हमारा ये CO2 नेचर में या एटमॉस्फेयर में तो गैसियस स्टेट में है, लेकिन एस्टोमाटा, लीफ के एस्टोमाटा से जब वो प्लांट के अंदर इंटर करते हैं या लीफ में इंटर करते हैं तो लीफ के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसमें ये डिजॉल्व होकर के एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस या डाइल्यूटेड कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है उसमें, और हम जानते हैं कि लीफ के अंदर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है जो रूट से हर ऑर्गन में पहुंचे हुए हैं। उस वाटर के साथ रिएक्शन कर कर करके और प्रॉपर सनलाइट अगर है और उस प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल मौजूद है तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। अगर क्लोरोफिली प्लांट नहीं है, मतलब उसका लीफ ग्रीन कलर का नहीं है, तब हमारा ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर लाइट नहीं है तब भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं रात में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होता है, मतलब रात्रि में पौधा भोजन नहीं बनाता है। दिन में धूप के प्रकाश में जो भोजन बनता है उसी भोजन को वो क्या करता है, कंज्यूम्स करते हैं प्लांट रात में। तो ये हमारा क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में है, फिर H2O लिक्विड फॉर्म में है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज भी क्या है,
प्लांट के लीफ या प्लांट के जो हमारा ऑर्गेन्स हैं उसमें वो डिजॉल्व फॉर्म में है, सोल्यूशन के रूप में है, इसलिए हमने लिख दिया कि वो एक्वस है। और क्या लिबरेट कर रहे हैं? ऑक्सीजन। वो भी ऑक्सीजन कहाँ बना है? वो भी प्लांट बॉडी में बना है, तो वो भी क्या चीज़ है? उसके जो लिम्फ सिस्टम है, उनके जो लिक्विड सिस्टम है उसमें वो डिजॉल्व है। तो ऑक्सीजन भी क्या चीज़ है? एरेटेड हो गया है। ऑक्सीजन भी क्या चीज़ है? उसमें डिजॉल्व है, मतलब सॉल्यूशन के रूप में, इसलिए हमने वहाँ ये लिखा। तो ये हमारा क्या कर रहे हो कि नेचर में जब ये आएगा वहाँ से, तब वो रिलीज होगा गैस के रूप में। उससे जो मॉइस्चर निकलेंगे वो भी निकलेंगे क्या चीज़? H2O के रूप में। लेकिन अब हमको बैलेंस करना है। देखो CO2 और हमारा क्या चीज़ के बीच में, यहाँ अगर तुम देखोगे तो यहाँ कार्बन जितना है, कार्बन कितना है भाई? 6। यहाँ कार्बन कितना है? 1। तो पहले हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन वहाँ देख रहे हो कितना है? 12 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 12 यहाँ ऐड कर देंगे, और हम क्या करेंगे कि आपका 12H2O भी 6H2O भी निकाल देंगे। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ, और 6 यहाँ, और 12, 12 6 18 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? ये फिर देखो यूज कर करके देखो कितना, 6 6 2 जा 12, 12 और 12 14 हो गए, 24 हो गया। और यहाँ भी देखते हो कितना, 12 2 जा 14, 24। तो 24 हाइड्रोजन रिएजेंट में भी है, और 24 हाइड्रोजन आपका प्रोडक्ट साइड में भी है। मतलब ग्लूकोज में 12 और वाटर में भी 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन को देखो बैलेंस कर करके, तो ऑक्सीजन देख रहे हो वहाँ कितना, 6 2 जा 12 और 12, 24 यहाँ भी है। यहाँ देखोगे 6 और 12, 18 और 6 24। मतलब यहाँ हम क्या देखते हैं, अब रिएक्शन मेरा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो हमको ये देखना होगा कि एटम को बैलेंस करने के लिए, मॉलिक्यूल के अंदर एटम को बैलेंस करने के लिए हम सोच समझ कर करके जोड़ घटाव कर करके उसकी संख्या को बैलेंस कर लेंगे कि किस एलिमेंट के साइड में कितना कॉफिशिएंट लगा दें, मतलब कितना हम उसमें नंबर को जोड़ दें कि दोनों साइड एटम की संख्या इक्वल हो जाए। ये हमारा केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन का प्रॉपर रूल्स हैं, इसको मेंटेन करना होता है। अब है कि भाई ये तो केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम रीड कर रहे हैं, लेकिन क्या केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया जा सकता है? कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? तो हम एक जगह लिखे हैं कि हमारे पास अभी 10th का स्टैंडर्ड में इतने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन NCERT में मेंशन है। ऐसे रिएक्शन और टाइप्स के होते हैं, लेकिन क्लास 10th के स्टैंडर्ड में ये हमारे इतने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब क्या होगा? इसमें 2 डिफरेंट एटम्स या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या 2 डिफरेंट आयंस के बीच में क्या होगा? रिएक्शंस होगा, और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मतलब कंबाइन कर जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जिसका डिटेल्स हम आगे वाले पेज में देखेंगे। डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज करना, मतलब वो टूट जाएगा, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स होंगे और वो टूट कर करके मोर देन 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन। आगे डिटेल्स हम रिएक्शन के साथ एक नेक्स्ट पेज पर आएंगे। फिर एक टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स तो हैं, रिएक्टेंट तो हैं, लेकिन उसमें जो मेटल्स हैं उस मेटल्स को हाई रिएक्टिव मेटल्स उसको डिस्प्लेस कर देंगे, है ना, और उसके साथ जो नेगेटिव आयंस हैं उसके साथ आकर के जुड़ जाएंगे, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? इसमें मेटल इंटरचेंज करेंगे, मतलब एक रिएजेंट का जो मेटल है वह रिएक्टेंट के साइड आ जाएंगे, और रिएक्टेंट के जो मेटल्स हैं वह रिएजेंट के साइड आ जाएंगे। इसको भी हम डिटेल्स आगे वाले पेज में देखते हैं। और एक होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत मज़ेदार है। मतलब ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ऑक्सीजन जब हटा दोगे तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो ये सारे रिएक्शन को हम डिटेल्स आगे वाले पेज में देखते हैं क्या है। जैसे देखते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वाह देखो डिफिनेशन भी कहता है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म
टू और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब एक सिंगल रिएक्शन प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, लेकिन कैसे? जब रिएक्टेंट साइड में हमारा एक से अधिक रिएक्टेंट्स होंगे, मतलब रिएक्टेंट्स और रिएजेंट आपस में मिल कर करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देख रहे हो ये हमारा क्विक लाइम है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड स्टेट, और इसको अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हीट निकलता है, बहुत अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होता है। अगर प्लास्टिक के बकेट में इस रिएक्शन को करवाओगे तो प्लास्टिक का जो बकेट है वो मेल्ट कर जाएंगे, वो पिघल जाएंगे या उसमें बड़े बड़े छेद हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप आयरन के बकेट में करोगे तो क्या होगा? उसका जो एक लेयर होगा वो कोरोसिव होगा, वो लेयर में जंग लग जाएंगे, और वो लेयर भी अगर ज़्यादा बहुत समय तक अगर ये चूना को रख दोगे तो वो क्या कर जाएगा? उसमें भी होल्स हो जाएंगे, वो भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये हीट भी दे रहा है और ये कोरोसिव नेचर का भी होता है, मतलब मेटल को वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो देख रहे हो ये रिएक्शंस भी हमारे हैं। तो क्या हो गया? दो, देखो, रिएक्टेंट और रिएजेंट लिया, टू मॉलिक्यूल्स लिया, और बना क्या? एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह देखो कार्बन वन, ऑक्सीजन अदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सिंगल CO2 का फॉर्मेशन किया और हीट दिया। इसी तरह से हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, अगर ऑक्सीजन को रिएजेंट मान लें तो ये दोनों मिल कर करके क्या बना? ट्वाइस H2O बना। लेकिन ध्यान देना है, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला देंगे तो क्या वाटर बनेगा? नहीं बनेगा। एक कंडीशन है कि अगर एक सिलेंडर में हाइड्रोजन है, दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन है, अगर हम उसको ला करके किसी जंक्शन पर मिक्स करते हैं तो हाँ, हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक आर्क लगाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करेंगे, तब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स टूट करके हाइड्रोजन रेडिकल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टूट कर करके ऑक्सीजन रेडिकल्स के फॉर्मेशन करेंगे, और फिर ये रिकंस्ट्रक्ट होकर कर करके H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंडीशन को भी लिख देना चाहिए कि जब ये दोनों गैसियस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे तो वो मिक्सिंग पॉइंट पर हमको क्या करना है? इग्नाइट करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, तब हमारा क्या बनता है? H2O बनता है। नेक्स्ट है, अब देखो ध्यान देना, बार बार हम लिखते आए हैं कि हीट हीट हीट, मतलब अगर किसी रिएक्शन को कराएं और वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट बनने के बाद यदि हीट लिबरेट हो, या जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं उस कंटेनर में अगर उसके बॉडी को टच करें और वह बॉडी हीटेड हो जाए, इट मीन्स कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है। जैसे अगर हमारा एसिड है, मान लो हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी थोड़ा सा ले लेते हैं और उसमें अगर हम थोड़ा एसिड डालते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें वो डाइल्यूशन तो होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन तो होगा, लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब के बॉडी को हम टच करें तो क्या देखते हैं? टेस्ट ट्यूब मेरा वार्म हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में या पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें तो वो एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन वो हुआ जो रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिलाने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो हीट भी लिबरेट करते हैं, मतलब वो रिएक्शन मिक्सचर क्या होगा? हॉटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लो हमारा मीथेन गैस है और या LPG गैस है, उसको जलाते हो तो क्या होता है? CO2 बनता है और H2O बनता है, और प्लस क्या मिलता है? प्लस हमको हीट भी मिलता है। क्या मिलता है? हीट भी मिलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हमारा, जैसे C6H12O6, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये हमारे बॉडी के फिनोमिनन से जुड़ा हुआ है। हमारा जो बॉडी फिजियोलॉजी है उसमें एवरीडे ये रिएक्शंस होते रहते हैं। क्या होता है भाई कि देखो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेरा मोनोमर है वो क्या कहलाता है? वो ग्लूकोज कहलाता है। ये C6H12O6 का नाम है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है, ये जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड्स में है, और
हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो लंग्स से हमारे ब्लड में क्या पहुंचते हैं? ऑक्सीजन। अब वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होगा, और देखो स्वाभाविक है कि ब्लड मेरा क्या होगा, है ये एक एक्वस फॉर्म होता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड में जाकर जब ये मिल जाएंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ भी ग्लूकोज को हम क्या लिखेंगे कि एक्वस है। और हम ऑक्सीजन लंग्स तक, हम नोज तक तो मेरा ऑक्सीजन एयर में था, लेकिन जैसे ही वो लंग्स में पहुंचेगा कि वो जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ जा कर करके उसमें वो चिपक कर करके एक सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। तो वहाँ हमारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो ऑक्सीजन लिक्विड सॉल्यूशन में चला जाएगा। और इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे आप जानते ही हो, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो फिर क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है और हमारा प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस निकल जाता है नोज से, है ना। 6CO2 निकलता है प्लस 6H2O क्या होता है? फिर वाटर भी निकलते हैं, जो स्वेटिंग के रूप में या यूरिनेशन के रूप में या हमारा स्किन के और पार्ट से निकलते हैं पोरस के रूप में। और एनर्जी भी लिबरेट होता है, उसी एनर्जी से हमारा बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, उसी से हम अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं और मेरा बॉडी एनर्जेटिक होता है। तो ये हमारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है ग्लूकोज, इसका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं तो CO2 गैस बनता है प्लस H2O बनता है, प्लस हमारा क्या बनता है? एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी से हम अपने लाइफ को एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा सिंपल रिएक्शन है कि अगर कोई सब्जी है, अगर उसको बैग में रख दो और वो अगर सड़ने लगे, तो सवेरे जा करके देखना, वो सड़ा हुआ सब्जी को टच करके देखोगे तो देखोगे वो सब्जी वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाता है। तो जब भी हम कोई वेजिटेबल्स वगैरह को सड़ते हुए एक बैग में देखें तो उसको टच करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हीटेड हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल्स जो हैं वो भी हमारा एक्सोथर्मिक नेचर का है। जस्ट एक्सोथर्मिक का रिवर्स हमारा एंडोथर्मिक होता है। जैसे इसमें क्या होगा कि जब रिएक्टेंट और रिएजेंट को रिएक्ट करवाओगे तो वो नॉर्मली रिएक्शंस नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको बाहर से हीट नहीं दोगे, है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखें कि रोटी बनाना है हमको, तो आटा और पानी को हम मिक्स करें तो क्या बन जाएगा रोटी? नहीं। ये आटा और पानी को मिला देना, मिल गया, लेकिन हमको इंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जांपल्स है, इसलिए उसको हमको हीट देना पड़ता है। तावा पर रख करके नीचे से तावा को गर्म करते हैं तो रोटी का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से जैसे अभी आप एग्जांपल देखा था कि फोटोसिंथेसिस मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि सनलाइट से जब लाइट उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? रिएक्शंस नहीं होगा। फिर अगर आइस हैं उसको हीट नहीं दोगे या वो रूम टेम्परेचर का भी हीट अगर गेन नहीं किया तो क्या होगा? वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसी तरह से डिकम्पोजिशन, उसी तरह से आप डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसी तरह से देख रहे हो क्या कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट हैं, इसको अगर हीट करोगे तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे और CO2 गैस निकलेंगे। तो यहाँ भी हीट की जरूरत पड़ गई, यहाँ भी टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यह क्या होगा? एंडोथर्मिक। फेरस सल्फेट को भी हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, तब हमारा FeO प्लस SO2 और SO3 गैस निकलेंगे। तो यहाँ भी हमको हीट देना पड़ गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है? अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि FeSO4 को, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट देंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस बनेंगे। क्या करते हैं? देखते हो कि सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट है और वो कितने, 1 2 3 3 तरह के प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। तो अगर कोई सिंगल मॉलिक्यूल्स टूट कर करके मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम क्या करते हैं? जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलता है। फिर लेड नाइट्रेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को भी प्राय पूछा जाता है। एक ध्यान तो ये रखा जाता है कि क्या लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बच्चा जानता है या नहीं जानता है। इसका भी फॉर्मूला को भी पूछा जाता है कभी कभी। और ये टूटने के बाद
क्या क्या प्रोडक्ट बनता है ये भी ध्यान में रखना होता है, और कभी कभी ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो ये भी बोर्ड पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये हो गया या फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O और प्लस क्लोरोफिल वगैरह से जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में, देखो ध्यान देना, स्पेसिफिसिटी है क्या है कि स्पेसिफिक में स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर हम हीट देंगे तब ये रिएक्शन होगा, यहाँ हीट देंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन अगर इसको हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि सनलाइट दोगे तभी सिल्वर का फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन उससे अलग होंगे। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर इसको अल्ट्रावायलेट, मतलब सनलाइट को अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं, उसी रेंज का लाइट अगर तुम दोगे तो क्या होगा, सिल्वर बनेंगे और ब्रोमीन अलग हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में जब हम चलते हैं तो क्या पाते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब क्या है कि हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हैं लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से हटा कर करके और एक कंपाउंड बना देंगे। तो आयरन का रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ करोगे तो क्या होगा, आयरन डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी लो है और वो कमज़ोर है, इसलिए भाग गया, और जो स्ट्रांग है वो आकर के जुड़ गया। और इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट हुआ तो देखोगे, आयरन क्रिस्टल्स जो है वो हैं ही, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का है, इसमें जैसे ही आयरन को डालोगे कि देखोगे क्या हो जाएगा, FeSO4 ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब क्या हुआ, कलर जब चेंज कर जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब पहले जो कलर था वो कलर अब नहीं है, इसका मतलब रिएक्टेंट का जो नेचर था वो बदल गया और एक नया कंपोनेंट बना जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो देख रहे हो। फिर जिंक को भी अगर डालोगे कॉपर सल्फेट में, तब जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर बनेंगे। कॉपर क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो जो बैठ गया वो सॉलिड है और जो पानी में घुला हुआ रह गया वो एक्वस हो गया। ठीक है। इसी तरह से लेड को अगर क्यूप्रिक क्लोराइड में डालोगे तो ये PbCl2 पानी में घुला हुआ रह जाएगा और कॉपर नीचे सेडिमेंट कर जाएंगे। सेडिमेंट मतलब है वो बैठ जाएगा, है ना, तो उसको हम सॉलिड स्टेट में कहते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट पेज पर जब आते हैं तो क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब क्या, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देख रहे थे कि कॉपर भी हमारा मेटल्स है और जिंक भी मेटल्स है, लेकिन जिंक कॉपर को डिप्लेस कर देता है। क्यों करता है, तो आप देख सकते हो कि देखो जिंक के नीचे कॉपर है, मतलब जैसे जैसे हम इस चार्ट में नीचे जाएंगे वैसे वैसे हम क्या देखेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। हम यहाँ लिखे हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजेज, मतलब टॉप टुवार्ड्स बॉटम जब हम मूव करेंगे तो क्या देखेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी डाउन हो रहा है। ये सभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये काफ़ी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। कॉपर के नीचे जो मेटल्स हैं वो कभी भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉपर से ऊपर जो मेटल्स हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यदि किसी रिएक्शन में जिंक और आयरन है तो क्या होगा, जिंक की रिएक्टिविटी मोर है, और अगर आयरन का कोई कंपाउंड है तो आयरन को वो डिस्प्लेस कर करके जिंक उसमें जा करके बैठ जाएगा। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर का चार्ट है, इसको भी देख लेना है। फिर देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ क्या होगा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ देखोगे सोडियम भी मेटल्स हैं और यहाँ क्या देख रहे हो, बेरियम भी मेटल्स हैं, लेकिन सोडियम के साथ जो हमारा ये आयंस हैं वो हमारा सल्फेट है, और यहाँ देखो बेरियम के साथ जो हमारा आयंस है वो क्या चीज़ है, क्लोराइड है, Cl2 है। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो सोडियम क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाता है। लेकिन यही जब आपका जो है बेरियम के साथ जब सल्फेट बनेगा तो बेरियम सल्फेट जो है पानी में सोलूबल नहीं होते हैं, इसलिए वो नीचे सेडिमेंट कर जाएंगे, मतलब प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। मतलब ऊपर सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ये वो अपने कलर में आ जाएंगे, और नीचे कुछ गाढ़ा टाइप का मटेरियल बैठा हुआ होगा जिसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड डालोगे, देखो ये सोडियम नाइट्रेट के साथ आ जाएगा
और ये जो Ag है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो AgCl बन गया, और AgCl पानी में सोलूबल नहीं होते हैं तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। और जो है सोडियम सोडियम नाइट्रेट जो होता है वाटर सोलूबल होता है, तो सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, पानी में घुल जाएंगे तो वो सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे, लेकिन वहीं आपका सिल्वर क्लोराइड जो है नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरह से पोटासियम आयोडाइड एक्वस है, इसकी रिएक्शन जब लेड नाइट्रेट के साथ करोगे तो PbI2 वाटर सोलूबल नहीं होते हैं, तो क्या करेगा, नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा, और आपका पोटासियम नाइट्रेट वाटर सोलूबल है ना, वो क्या करेंगे, सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि इसका मेटल इसके साथ और इसका मेटल इसके साथ, मतलब दो दो मेटल अपनी पोजीशन को बदल रहा है, इसलिए इसको डबल कहते हैं। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हैं। क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत बढ़िया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एटम और इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मतलब यदि किसी एटम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, या अगर पहले से ही उसके साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो देख रहे हो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब पहले से देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है तो CO2 बन रहा है, मतलब पहले ऑक्सीजन कार्बन के साथ कम था और अब अधिक मात्रा में हो गया तो उसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। और फिर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट रिवर्स। रिडक्शन क्या हुआ कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं और उससे ऑक्सीजन को तुम अलग कर रहे हो, या पहले से ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है और उसकी ऑक्सीजन को कम कर रहे हो, तो वो रिडक्शन कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस उसमें डालेंगे, कॉपर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आकर करके बैठ जाएगा और H2O क्या होगा, उससे निकल जाएगा। फिर देखोगे क्या चीज़, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन डाल दोगे, जिंक अलग हो जाएंगे सॉलिड के रूप में, और ये CO जो है वेपर बन कर करके उड़ जाएंगे। मैंगनीज ऑक्साइड है, FOHCl किया, देखो ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया तो ये हमारा इसका भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शंस है। इसी तरह से एक लास्ट टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कोरोजन। क्या चीज़ है कोरोजन, तो आयरन के जो वस्तु होते हैं, पार्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें देखते हो क्योंकि जब हम उसको लंबे समय तक मॉइस्चर या एयर में छोड़ देते हैं तो उसमें रस्ट लग जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन कहलाता है। या कोई मेटल्स हैं उसमें टर्निंग आ जाता है ना, तो वो टर्निश जब हो जाते हैं, मतलब कॉपर है, वो कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर गया, तो कि वो भी क्या कहलाया कि वो उसका भी क्या हो गया, रस्टिंग हो गया, मतलब उसका भी कोरोजन हो गया। तो मेटल का रिएक्शन यदि मॉइस्चर या एसिड के साथ हो जाए तो वो कोरोड मेटल्स बन जाता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कम जाता है, और उसकी नेचर भी बदल जाती है, उसकी कलर भी बदल जाती है। और इस प्रोसेस को, मतलब मेटल के साथ मॉइस्चर या एसिड के रिएक्शन के प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। ये हमारा कोरोजन है। रेंसिडिटी क्या है, जब कोई हम ऑयली या फैटी फूड को खाते हैं तो वो फूड हमारे बॉडी में चल जाते हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उसको कुछ समय के लिए स्टोर रखना चाहते हैं तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसको ऑक्सीजन से दूर रखना, उसको मॉइस्चर से दूर रखना पड़ता है। मतलब अगर उस कंटेनर को हम एयर टाइट कर दें तो मेरा फैटी फूड जो है वो क्या होगा, खराब नहीं होगा, और अगर उसको हम ओपन करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, और वो ऑक्सीडाइज्ड फूड हमारा क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, या उससे गंदा स्मेल आने लगेगा। तो हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को डालते हैं, जो उसको क्या करता है, सड़ने गलने से बचा लेता है। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा, सिंपल, बहुत सारे केमिकल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं आज के डेट में हर एक बच्चा चिप्स वगैरह खाता है या कुरकुरे खाता है, तो उसका जो हमारा बैग्स होता है उसमें हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव गैस होते हैं, वो नोबेल गैसेस हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो वो क्या करता है, चिप्स के, एक तो चिप्स को
मैकेनिकल वर्क से बचाता है, मतलब उस पर प्रेशर भी जाने नहीं देता है, जिसके चलते वो टूटता नहीं है। और दूसरा क्या है कि उसके सराउंडिंग एक लेयर बना लेता है जो ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट करता है। मतलब हम आलू के चिप्स को लंबे समय तक स्टोर रखेंगे तब तक जब तक कि उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। तो जब भी हमको फूड पार्टिकल को प्रिजर्व करना होगा तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन या प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट को डाल कर करके उसको प्रिजर्व करते हैं। ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट यूनिट का ये चैप्टर था, और इस चैप्टर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड कर देंगे। और जो क्लास थ्योरी था उसको हमने देखा है। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर करके या कुछ क्वेश्चन और क्रिएट कर करके आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि भी मेरा पोटेंशियल बना हुआ हो, और हम मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आगे देते रहेंगे। थैंक यू।